दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। दर्शकों, भारत एक युवा प्रधान देश है। यहाँ की 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष आयु वर्ग और 27% आबादी 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस युवा पीढ़ी को अमृत पीढ़ी कहकर संबोधित करते हैं और अपने विज़न विकसित भारत @2047 का इसे आधार मानते हैं और इसी के लिए इस युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देने के लिए और इनका विकास करने के लिए इस वक्त स्वच्छता संसद द्वारा यूथ संवाद अधिवेशन भारत के तमाम शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं। इस वक्त इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्वच्छता संसद वाराणसी के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार जी स्टूडियो में उपस्थित हैं। उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे युवाओं के विजन के बारे में, युवाओं के उद्देश्य के बारे में। तो बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, आज जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी एक विजन लेकर चल रहे हैं 2047 पूर्ण विकसित भारत। इसमें युवा अपनी भूमिका किस प्रकार अदा कर सकते हैं? मित्रा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया जी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 2047 तक अपने राष्ट्र को, भारत राष्ट्र को विकसित बनाने का जो विज़न है और उस पर जो वर्क कर रहे हैं, ये विज़न सच पूछा जाए तो सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के युवाओं का विज़न है। क्योंकि ये विकसित भारत बनाने के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य सिर्फ ये नहीं है कि हम दुनिया के अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा के लिए कर रहे हैं कि वो विकसित हो गए तो हम भी हो जाएं। असल में चिंता है माननीय प्रधानमंत्री जी को भारत के जो 65% आपने कहा युवाओं की आबादी है, ये 65% जो युवाओं की आबादी है उनके भविष्य की चिंता के लिए। क्योंकि अगर राष्ट्र हमारा विकसित होता है तो जो हमारी प्रतिभाएं दूसरे देशों में जा रही हैं, जो हमारी प्रतिभाओं का उपयोग दूसरे राष्ट्र कर रहे हैं, अगर हम अपने राष्ट्र को विकसित बना लेते हैं तो उन प्रतिभाओं का 100% सदुपयोग जो है हमारे भारत के लिए होगा। और भारत विकसित होगा तो हमारे यहाँ बहुत सारे रोजगार के अवसर, व्यवसाय के अवसर, उद्योग के अवसर प्राप्त होंगे। ये विज़न को लेकर उनके पीछे प्रतिस्पर्धा कहीं नहीं है किसी राष्ट्र से कि आप हो गए तो हम भी हो जाएं। तो ये चिंता है अपने युवाओं के लिए कि हम अपने राष्ट्र को विकसित करें, कि हमारे युवाओं की जो प्रतिभाएं हैं उनको अधिक से अधिक सदुपयोग देश में लाए, देश के लिए लाया जाए। एक बड़ा अच्छा भजन है कि दूसरों की पहले खुद को जय करें, तो शायद यही विज़न है। हाँ, कुछ कहें। देखिए, दूसरे क्या कर रहे हैं ये सब पर, चूंकि उसकी विदेश नीति हम लोग को ये सिखाती है कि हम लोग राष्ट्र में, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें लगता है कि देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि सबसे ज़्यादा विदेश यात्रा की है। तो विदेशों में वो जब गए तो वो सारी चीज़ें वो देख रहे हैं कि वहाँ पर जो राष्ट्र विकसित हो गए हैं और नौकरी के लिए जो लड़कों का उपयोग जो है, हमारे भारतीय लड़कों का उपयोग वहाँ लिया जा रहा है। और वो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है, बहुत सारे शिक्षित युवा जो है एग्रीकल्चर में जा रहे हैं, पढ़ाई अच्छी करने के बाद एग्रीकल्चर को अपना रहे हैं। तो हमारे भारत का तो एक, अगर देखिए, अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। तो हम अपने युवाओं को एग्रीकल्चर से कैसे जोड़ सकें, एग्रीकल्चर में कैसे अच्छे अवसर दे सकें, इसके लिए भी बड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि सिर्फ नौकरियों को पाकर ही हम भारत को विकसित नहीं कर सकते, क्योंकि एक रेशियो फिक्स है कि हमारे युवाओं की एक लिमिटेड संख्या नौकरी के पीछे जा सकता है, कोई टीचर, प्रोफेसर ये बन सकता है। लेकिन एक बड़े बल्क में जो संख्या हमारी है युवाओं की, उनको तो हमें स्वरोजगार से, रोजगार से, उद्योग से जोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम अपने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत जब तक नहीं करेंगे, विकसित राष्ट्र का स्वप्न हमारा अधूरा ही रहेगा। और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 80 साल हो गए, हमारा देश आज भी विकासशील के ही पथ पे चल रहा है। यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात आप कर रहे थे, करीब 62% आबादी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है और प्राइमरी सेक्टर इसको माना जाता है। कहा जाता है कि विद्या ददाति विनयम विनयाद उद्भवति पात्रता, शिक्षा से ही विनय और विनय से पात्रता विकसित होती है। तो इन युवाओं के लिए जो बहुत सारे अवसरों की बात आप कर रहे हैं, इसमें शिक्षा का क्या योगदान है? देखिए, अगर सच पूछा जाए तो विकसित भारत का जो स्वप्न है उसकी नींव शिक्षा ही है। शिक्षा सिर्फ ये नहीं कि हम नौकरी प्राप्त करने या देने के लिए ही शिक्षा ग्रहण करते हैं, या हम लोग शिक्षा दे रहे हैं। जो राष्ट्र शिक्षित होता है वो अपने राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी महसूस करता है, क्या सही है क्या गलत है ये भी जानता है, उसके भविष्य के लिए क्या बेहतर हो सकता है ये भी जानता है। अगर हमारे राष्ट्र के युवा अब शिक्षित हों और उनकी जो प्रतिभाएं हैं, हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष गुण होता है, कोई किसी फील्ड में जाता है, किसी फील्ड में, ऐसे प्रतिभाएं को जाना चाहिए। लेकिन जब नौकरी के अवसर कम हैं, नहीं मिल पा रहे, तो हम अपनी प्रतिभाओं का सदुपयोग
अन्य फील्ड में भी कर सके, इस पर भी बड़े सोचने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि सिर्फ युवाओं को ही नहीं, अभिभावकों को भी सोचने की ज़रूरत है कि अगर हमारा बच्चा है, उसमें जो प्रेशर करते हैं भाई तुम डॉक्टर ही बन जाओ, डॉक्टर ही बन जाओ, डॉक्टर का बच्चा अगर डॉक्टर ही बन जाए, अगर मान ली उसकी रुचि किसी और जगह है, व्यवसाय में भी, उद्योग में भी है, क्योंकि चीन और जापान के हम लोग अभी यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे उद्योग कर रहे हैं, उद्योग से जुड़े हैं, तो और उद्योग से जुड़े प्रसन्न भी हैं, वो खुद भी स्वावलंबन हैं और अपने परिवार को भी चला रहे हैं। तो हमारे भारत के बच्चे में उनसे ज़्यादा प्रतिभा है, बस ज़रूरत है जागरूकता की। हम लोग जो एक सीमा तक बांध लिए कि नौकरी तक ही बांध लिए अपने आप को कि हमारा लक्ष्य है टीचर बनना, हमारा लक्ष्य है आईपीएस बन जाना, मान लीजिए लक्ष्य होना चाहिए। अगर उसमें हम नहीं हो पाते हैं तो और भी तो हमारे पास अपनी प्रतिभा को निखारने का स्थान होना चाहिए। तो जागरूकता उद्योग के लिए, व्यवसाय के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और प्रधानमंत्री जी का ऐसा कहना भी है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव के साथ युवा देवो भव भी वो कहते हैं। और स्वरोजगार के लिए स्टार्टअप्स के प्लान से और बहुत सारे लोन्स के स्कीम से बहुत सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। तो आखिर किस तरह से एक युवा इसमें आर्थिक विकास में, शिक्षा के बाद ही तो आर्थिक विकास में योगदान होगा, तो कैसे कर सकता है? कौन कौन से रास्ते हैं उसके पास? देखिए, इसी संदर्भ को लेकर हम लोग अभी वाराणसी में युद्ध संवाद अधिवेशन चलाकर लोगों बच्चों के बीच जा रहे हैं, विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं, महाविद्यालयों में जा रहे हैं, वहाँ से बच्चों से उनकी राय ली जा रही है और उनको समझाया जा रहा है, जागरूकता भी लाया जा रहा है कि आप को अगर भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, आपको शिक्षा मंत्री बना दिया, आपकी परिकल्पना क्या है, आप अपने सुझाव दीजिए। तो अधिकांश बच्चों का ये सुझाव है कि भारत भी यहाँ पे जो यहाँ के युवा हैं वो बेरोजगारी, जो बढ़ती शिक्षित बेरोजगारी हमारे लिए बड़ा कष्टदायक वो हो गया है। इसके पीछे सच पूछा जाए तो सरकार ही पूरी जिम्मेदार नहीं है, समाज भी जिम्मेदार है। शिक्षित बेरोजगारी के पीछे ये है कि हम जब ये मानसिकता से परिपूर्ण हो गए कि हम बीटेक कर लिए, एमबीए कर लिए या कोई भी डिग्री पकड़ लिए, तो इसका लास्ट जो लक्ष्य है नौकरी है जी। तो जब हम और नौकरी की संख्या तो आप जानते ही हैं कि जब 2000 शिक्षक की नौकरी निकलती है तो 10 लाख लोग भर लेते हैं। सर, तो शिक्षित बेरोजगारी के साथ ही साथ ये माननीय प्रधानमंत्री जी का यह भी कहना है कि आप शिक्षा लेकर स्वरोजगार बिल्कुल करिए, बिल्कुल, और स्वरोजगार करके दूसरों को रोजगार दीजिए। जो हम किसी के अंडर में जाके नौकरी करें, उससे अच्छा है कि मान लीजिए अगर हमको नौकरी के लिए नहीं अवसर मिल पाया, हमने अपनी पूरी प्रयास किया, अगर नहीं मिल पाया तो हम स्वरोजगार भी तो कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कम पढ़े लिखे भी हैं लेकिन उनके अंडर में एमबीए और बीबीए सब लोग आगे काम कर रहे हैं। तो भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ये जो विकसित भारत का जो परिकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, अगर सच पूछा जाए तो ये जन जन की कल्पना है और ये होना भी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि चिंता, हमें अपनी करियर की चिंता के साथ साथ देश की भी चिंता होनी चाहिए। सर, यदि इस चिंता को चिंतन में बदल दिया जाए तो वही वो उनका विजन है कि इसको करिए, क्योंकि कहा भी गया है कि व्यापारे वस्ते लक्ष्मी या उत्तम खेती, इस तरह के बहुत सारे हमारे यहाँ सूत्र भी मिलते हैं। तो जो विद्यार्थी हैं, जो युवा हैं, उनके साथ साथ एक आम भारतीय देश के विकसित बनाने के लिए अपना किस तरह योगदान दे सकता है? देखिए, आम भारतीय का तो सीधा सा ये है कि जो देश कोई एक बहुत सीमित या कोई हाल तो है नहीं कि हम इसको सजा दें, यहाँ पे ऐसे विकसित हो गया। देश की परिकल्पना जब हम करते हैं उसमें एक आम आदमी की जो जिम्मेदारी होती है, तो उसमें एक अगर आम आदमी अगर विकसित भारत में अपना योगदान देना चाहे तो सबसे पहले है कि राष्ट्र प्रेम की भावना जी। आपने अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना, जैसे हम अपने परिवार की चिंता करते हैं उसी तरह हम अगर अपने देश की भी चिंता शुरू करें और उसमें चिंतन करें कि मैं क्या कर सकता हूं। उसमें सीधा सा ये है कि जो संविधान के तहत जो दायरे में हम अपनी बातों को रखना है हम उसमें रखें। हमारा जो नैतिक दायित्व है, जिम्मेदारी है, जैसे स्वच्छता को लेकर अब नैतिक जिम्मेदारियां सबको महसूस होने लगी हैं ये, और बच्चों में भी ये भावना ये व्यक्त करें कि देश के विकास में अपने युवाओं को आगे लाने के लिए उनको स्वरोजगार के प्रति रुझान लाए, क्योंकि गार्जियन का बहुत बड़ा दबाव होता है कि तुम नौकरी ही करो, नौकरी ही करो। तो इससे क्या है कि हमारे देश के, हकीकत बता दें मिश्रा सर कि हमारे देश की जो प्रतिभाएं हैं उसका 10% भी सदुपयोग देश के हित में नहीं हो पा रहा है। 10%, हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। 65% आबादी हम मान रहे हैं कि अपने युवाओं की है 35 साल
के उसमें, आयु तो वर्ग में। 10% हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये दूसरे देश कर ले रहे हैं। हमारे यहाँ के युवा जो पढ़ लिख कर वहाँ चले जा रहे हैं, उनकी प्रतिभाओं का सदुपयोग करते हुए अमेरिका, जापान, जर्मनी डेवलप हो रहे हैं। तो हम अपनी प्रतिभाओं को यहीं पर अपने देश के लिए क्यों न करें। ये 2047 का विज़न ये है कि भारत की प्रतिभाएं भारत में ही, हाँ, पलायन को रोकना, और लेकिन उसके लिए अवसर भी सरकार तो दे ही, सरकार दे, लेकिन हम अपनी मानसिकता को ही बदलें कि हमको भी स्वरोजगार, स्वावलंबन, औद्योगिक क्षेत्र में भी युवा को आगे बढ़ना होगा। जैसे हमने कहा नहीं कि एग्रीकल्चर के लिए पढ़े लिखे लोग विदेशों में एग्रीकल्चर में जा रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़े रोजगार के अवसर हैं। आप परिवार के साथ भी हैं, वहाँ पे बड़े अच्छे अवसर हैं। तो इसमें इसकी भी ब्रांडिंग की ज़रूरत है। सर, अभी थोड़ी देर पहले आप शिक्षित बेरोजगारी की बात कर रहे थे। यदि हम आपसे जानना चाहें कि कुछ लोगों को कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे उपाय जिससे कि ये कम हो सके। हाँ, एक टिप्स देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि समस्या तो रखा जाता है, लेकिन समाधान उसके नहीं हम लोग बोलते हैं। इसके सबसे अच्छे टिप्स ये हैं कि देखिए, जो भारत की जनसंख्या है युवाओं की, हम लोग स्वीकार करते हैं कि मध्यम और गरीब तबके के अधिकांश छात्र हैं। बिल्कुल। और आगे ये होता है कि किसी तरह से वो इंटर करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, फिर उसके बाद नौकरी के लिए तलाश, तो एक लंबी प्रक्रिया जाते जाते वो निराश भी हो जाते हैं। और उनके बहुत सारे लोग आर्थिक कारणों से नहीं कर पाते, कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण नहीं कर पाते। तो अब ज़रूरत है कि ये जो शिक्षित बेरोजगार की जो बड़ी संख्या है, इसको रोकने के लिए ये है कि हम शिक्षा का उपयोग अपने मतलब जीविकोपार्जन के लिए उसको व्यवसाय से जोड़ना। तो कक्षा 8 के बाद विदेशों में हमने अभी देखा है कि चीन और जापान में हमारी प्राइमरी शिक्षा बड़ी मजबूत है। न्यू शिक्षा की प्राइमरी होती है, बहुत मजबूत है। और हमारे देश में थोड़ी सी कमज़ोर तो है ही कि प्राइमरी एजुकेशन का जो हम लोग व्यवस्था देखते हैं, तो उसमें चिंता का विषय है। तो भारत में प्राइमरी शिक्षा को मजबूत करना, और कक्षा 8 के बाद 9 से 12 तक व्यावसायिक शिक्षा का विद्यालय बनाना। इंटर की पढ़ाई के में ऑप्शनल सब्जेक्ट रख देना कि 2 घंटे ये कर ले, तो मुझे लगता है कि उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो कक्षा 8 से 12 तक के व्यावसायिक शिक्षा के कॉलेजों का निर्माण करना, संचालन करना सरकार के द्वारा। और उसमें जो बच्चों को लगता है कि मुझे इंटर के बाद ही नौकरी मिल जाए और मैं अपने परिवार का भरण पोषण शुरू कर दूँ, और आगे वो नहीं पढ़ाई करना चाहते हैं, तो एक बड़ी संख्या जो है इससे जुड़ जाएगा, और वो स्वरोजगार के उनके पास अवसर भी आ जाएंगे। तो सर, कहने का मतलब ये कि लोगों के मन में अपने जिम्मेदारी के साथ साथ कर्तव्यों का भी विकास करना, और उसके साथ ही साथ उनके अंदर एक विज़न, जो एक प्रेशर है नौकरी का, उसको हटा करके स्वरोजगार की ओर जाना। और उसके लिए बहुत सारे सरकारी स्कीम चल रहे हैं। प्राइमरी शिक्षा के लिए भी बहुत कुछ सरकार कर रही है, और हमें उसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। एक सर, आखिरी प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रभक्ति की भावना के प्रति नैतिक जिम्मेदारी, क्योंकि राष्ट्र का विकास यदि करना है, तो आपने शुरुआत की थी राष्ट्रभक्ति के साथ, तो इसको किस तरह आप देखते हैं? नैतिक जिम्मेदारी कितनी है? देखिए, हम लोग जब बहुत छोटे थे तो नैतिक शिक्षा की पढ़ाई जाती थी, हर स्कूलों में था। तो नैतिक दायित्वों की पढ़ाई से स्कूलों के साथ साथ परिवार में भी होता था। परिवार का बड़ा असर होता था कि ये सही है, ये गलत है, ये उचित है, ये अनुचित है। इसका ज्ञान जो है परिवार के बड़े बुजुर्ग हम लोग को देते थे, और स्कूलों में भी पढ़ाया जाता था। तो हकीकत ये है कि हम अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए बहुत तेज़ी से आगे आते हैं, और उसमें कभी कभी उस युवा जोश जो है वो होश खो बैठता है। अधिकार की लड़ाई बहुत अच्छी चीज़ है कि भारत तो अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ता तो आज़ाद नहीं हुआ होता। तो सही दिशा में अगर अधिकार की लड़ाई हम लड़ें तो देश हित में है। लेकिन कानून को, संविधान को ताक पे रख के अगर हम अपने अधिकार की बात करें, तो हमको ये सोचना चाहिए कि ये देश अपना है, हम ही से ये देश है, हमको इसको संवारना है। तो हम अपने कर्तव्यों को, हमारा कर्तव्य क्या है, अब जैसे हमारे परिवार के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, वैसे देश के प्रति भी तो है। तो हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारा नाम देश से जुड़ा है, तो हम भी तो कुछ अच्छा करें। तो हमारे अपने अधिकार के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों और दायित्वों का भी बोध
होना बहुत ज़रूरी है। और यही विज़न को लेके ये छात्र संवाद हो रहा है। अब आपको बतला दें कि बहुत अच्छे इसके परिणाम आ रहे हैं। बच्चों के अंदर जो कुंठा थी कि कोई हम लोग की बात सुनता नहीं है, कुछ हम लोग ऐसा होता था ऐसे, तो जो कुछ पल के लिए जो प्रधानमंत्री के रूप में संवाद में बैठ रहे हैं, शिक्षा मंत्री के रूप में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं, वो लोग रिटर्न में भी दे रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। तो जब संवाद शुरू होता है तो उसमें एक परिणाम अच्छा आता है। संवाद शुरू होता है तो एक अच्छा परिणाम आता है, और यही परिणाम देश को विकसित बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। क्योंकि भारत को विकसित करने का विजन हम आपको बतला दें, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सिंगल नहीं है, इसमें एक बड़ा समुदाय है, और विशेष तौर पे जो न्यू है वो युवा है, और एक बड़ी आबादी। तो युवाओं को अगर हम लोग राष्ट्रभक्ति से, राष्ट्र सर्वोपरि का अगर भाव अगर हो, तो हम अपना कल्याण, अपने परिवार का कल्याण और देश का कल्याण कर सकते हैं। सर, भारत की जो इस वक्त एवरेज एज है वो 28 से 30 साल बताई जा रही है, और जैसा आपने बताया कि यूथ संवाद अधिवेशन 1 तारीख से, आगामी 1 तारीख से विश्वविद्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं। क्या उद्देश्य है इस तरह के चीज़ों को चलाने का? विश्वविद्यालयों से क्या परिणाम की उम्मीद की जा रही है? ये जो विज़न है 2047 में किसी एक के लिए नहीं है। 2047 आप देखिए, जिस उम्र में लोग सोचना बंद कर देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, उस उम्र में देश का प्रधानमंत्री आगे आने वाले 20 साल की योजना को लेकर काम कर रहा है कि 2047 जब हमारा देश का आज़ादी का 100वां वर्षगांठ मनाई जाए तो हमारा भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ गया हो। तो ये उसमें आप देखिए 20 साल आगे की अगर प्लानिंग लेकर जो प्रधानमंत्री काम कर रहा हो, तो आप उसमें स्वाभाविक सी चीज़ है, जेन एक्स, जेन जी, जेन अल्फ़ा, जेन बीटा सबके लिए है। अभी जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी विज़न है कि भारत अगर विकसित होगा तो आज हमारे जो छोटे छोटे भी बच्चे हैं, अभी जो प्राइमरी में हैं, इनके लिए भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करना, इनके लिए भी भारत में रोजगार के, नौकरी के अवसर बनाना, एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करना। हम भारत के युवाओं की बात कर रहे हैं कि पूरे भारत के युवा मिलकर अपने राष्ट्र के प्रति चिंता व्यक्त करें, चिंतन करें, और अपना जो प्रतिभा है, अपना योगदान जो है उसमें दे सके। ये विज़न हमारा स्वच्छता संवाद का भी है। और ये जो आपने कहा ना कि इंटर कॉलेजों में भी हम लोग गए, जो कक्षा 11 के बच्चे हैं, 12 के बच्चे, उनसे बात की। अब विश्वविद्यालय में भी जा रहे हैं, क्योंकि सोच थोड़ी थोड़ी बदलती तो रहती है। सबका एक संगम किया जा रहा है, और ये जितने सुझाव आ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजे भी जा रहे हैं कि ये बनारस के युवाओं का ये सुझाव है। तो हो सकता है कि किसी युवा का सुझाव बहुत अच्छा हो जाए, विकसित भारत को के निर्माण में वो बड़ा कारगर कदम हो जाए, और युवा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि सर ने बताया कि युवाओं का किस तरह से योगदान हो सकता है विकसित भारत में, और निश्चित रूप से हम जैसे युवाओं में से ही कोई कल भारत का राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, आर्थिक वित्त मंत्री बनेगा, तो उसके विकास के लिए भारत सरकार आज ही से प्रयास कर रही है, और ये बहुत ही सराहनीय है। मनोज गुप्ता जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे युवाओं का मार्गदर्शन किया, इतनी अच्छी बातें बताएं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब लेते हैं अनुमति। नमस्कार।